11th क्लास में बायोलॉजी ले लिया ना, और माँ बाप का वो सपना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा वो पूरा करने का सोच लिया है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम नीट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं होती है तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है और कहां से करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट का एग्जाम क्या है, नीट का एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो नीट के एग्जाम के बारे में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। गारंटी से कह सकता हूं कि ये वीडियो लास्ट स्टॉप होगी आपकी, आप हर एक चीज के बारे में, नीट एग्जाम के बारे में यहां पे जान के जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्जाम की फुल फॉर्म के बारे में। बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम क्रैक करना, नीट एग्जाम क्रैक करना, लेकिन फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है। तो NEET नीट एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। अब इसकी कंडक्टिंग बॉडी यानी कि इसे कंडक्ट कौन करवाता है, तो शायद आप सबों ने NTA के बारे में सुना होगा। NTA इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। मैंने जेई वाली वीडियो में बताया था, ये वही कंडक्टिंग बॉडी है जो जेई का एग्जाम भी लेती है। लेकिन ध्यान रहे 2019 के बाद से NTA ने नीट का एग्जाम लेना शुरू किया। उससे पहले 2019 से पहले ये एग्जाम CBSE के द्वारा ही लिया जाता था। अब बात करते हैं कि नीट का एग्जाम देता कौन है, मतलब इसका पर्पस क्या है। तो देखो, अगर आपने 11th क्लास में बायोलॉजी को अपने सब्जेक्ट चुना है और आप ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप नीट का एग्जाम, नीट UG का एग्जाम देते हैं। अब नीट का एग्जाम 12th के बाद होता है, जिसमें 11th 12th दोनों आती है, जिसके सिलेबस के बारे में बात अभी करेंगे। लेकिन आप नीट के एग्जाम देने के बाद अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, ऑब्वियस बात है एक अच्छी रैंक लाते हैं, अगेन उसके बारे में बात करेंगे, तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कर सकते हैं। ये इंडिया का सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको देने के बाद आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। MBBS करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। मुन्ना भाई MBBS तो देखी ही होगी आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करना बनता है वो है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो भैया देखो, एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? 4 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब जो बायोलॉजी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। वैसे तो देखा जाए हर एक एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, पढ़ाती है, अलग अलग टीचर्स भी जनरली होते हैं, बट आप इसको सिंगली बायोलॉजी भी कह सकते हो। लेकिन मेजरली हमने 4 सब्जेक्ट्स में हमारे सिलेबस को बांट दिया। अब इन्हीं सब्जेक्ट की अगर सिलेबस की बात करें तो भैया 11th क्लास और 12th क्लास का सब आता है। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारी CBSE थोड़े से अलग जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं, कुछ कुछ हटे भी हैं, लेकिन मेजरली सिलेबस सेम है। वो एक अलग से वीडियो हो सकती है सिलेबस के ऊपर। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा एग्जाम NCERT बेस्ड होता है। इस साल यानी 2025 में नीट का जो पेपर आया उसमें फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की आई, बट अगर एवरेज बात करी जाए तो NCERT लेवल रहता है। बस MCQs होते हैं, कम समय मिलता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन NCERT आपकी कोर किताब होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लेवल अप फिर भी हो जाता है, लेकिन अगर जहां तक बायोलॉजी की बात है, अगर आपने केमिस्ट्री को 100% एक एक लाइन अगर आप उसकी खा गए तो बायोलॉजी में तो आप समझो आपकी नैया पार हो गई। बायोलॉजी के लिए NCERT सब कुछ होता है। अब मोड की बात करें तो जेई से काफी अलग मोड, अगर आपने जेई वाली वीडियो देखी थी, या मतलब क्यों देखी होगी अगर आप नीट एस्पिरेंट है, लेकिन जेई का पेपर जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट ये ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन पेपर मोड। मतलब आपको एक पेपर मिलता है, पेन मिलता है, आपको MCQs मिलते हैं, और कहीं कहीं OMR शीट समझते हो ना, ABC, उसको मार्क करना होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीट का एग्जाम लगभग 13 लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती एक्सेट्रा। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपको अपनी खुद की लैंग्वेज चुनने की अनुमति होती है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर एग्जाम की बात करें कि उसमें कितने सवाल होते हैं, तो टोटल 180 सवाल होते हैं, और सारे के सारे MCQ बेस्ड होते हैं। डिवाइड कर दे तो भैया 45 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, जैसा कि बात हुई थी कि 4 सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा, यानी कि बेसिक MCQ में एक आंसर सही। 180 MCQ है, 180 मिनट मिलते हैं, लगभग एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है। अब मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि 180 क्वेश्चन है, अब हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 नंबर का सही सवाल मतलब सही करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 720 मार्क्स का पेपर हो गया आपका।
जिसमें बायोलॉजी की वेटेज ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ गए। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के कैसे आ गए? अगेन जूलॉजी के 45 आ गए और बॉटनी के 45 आ गए, तो आधा यानी कि 360 मार्क्स तो अकेली बायो के हो गए इसके अंदर। अब गलत करने पे आपको -1 मार्क्स मिलेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है, और सही करने पे 4 मिलेंगे, और अगर कोई छोड़ दोगे तो 0 नंबर है। ड्यूरेशन के बारे में लगभग बात कर चुका हूं कि भैया आपके पास 180 मिनट यानी कि 3 घंटे ही हैं पेपर को करने के लिए, यानी एवरेजली बात की जाए तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, एवरेज बात कर रहे हैं। कहीं कहीं 30 सेकंड में हो जाएंगे, कहीं कहीं 10 सेकंड में हो जाएंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए समय बच जाएगा, बट एवरेजली एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। अब इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इस एग्जाम को दे सकते हो? ऑब्वियसली बात है आपको 12th में पास होना होगा, 12th पास आउट होने चाहिए आप। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। बायो नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगी ही। अब अगर बात करें तो अगर आप जनरल हैं तो आपके 12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। SC, ST, OBC हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए। PWD कोटा के हैं तो 45% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अब एज लिमिट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस साल आप एग्जाम दोगे उस साल की 31 दिसंबर, मतलब जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल की 31 दिसंबर मतलब एंड तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट एज तो है, लेकिन अपर लिमिट में कोई लिमिट ही नहीं है, आप किसी भी एज तक ये पेपर दे सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दैट इज वाई ड्रॉपर्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। एंड अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक बार ड्रॉप में दो, दोबारा दो, अगले साल दो, अगले साल दो, कोई लिमिट नहीं है जेईई के पेपर से काफी अलग। अब क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कितने लोगों के साथ आपको कंपीट करना है, आप किस रेस में हो, आपके आगे आपके पीछे कितने लोग हैं जो सेम रेस में भाग रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नीट 2024 की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 23 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया, और नीट 2025 की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 22 लाख बच्चों ने, 22.5 लाख बच्चों ने, 23 लाख बच्चों ने अगेन ये एडमिशन, ये एग्जाम एक्चुअली में दिया। अब अगर उस लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम में मेडिकल सीटें 50 से लेके सिर्फ 60,000 है। कंपटीशन लेवल आप देख सकते हो। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं रहती है, लेकिन टारगेट आपका 600 प्लस मार्क्स होता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, और वहीं पे प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो यही मार्क्स कम हो जाते हैं, 500 के आसपास हो जाते हैं। लेकिन आपको जितना ऑब्वियसली बात, जितना बेहतर नंबर लेके आओगे उतना बेहतर कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ जैसे इस बार पेपर मुश्किल आया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, 2024 में पेपर बहुत आसान आया था तो कट ऑफ हाई गई, तो वो पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ वेरी करती है हर साल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस की, यानी आपका एग्जाम आ गया, अब आपका रिजल्ट भी आ गया, अब काउंसलिंग कैसे होती है। नीट के बाद रिजल्ट आते ही और एडमिशन काउंसलिंग होता है, जिसमें सीट एलोकेशन होती है। ये काउंसलिंग MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा होती है। ऑल इंडिया कोटा 15%, बाकी 85% सीट्स के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैंडल करती हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, कॉलेज और कोर्सेज की प्रेफरेंस देना पड़ता है, और फिर रैंक के हिसाब से आपको खुद एक सीट अलॉट हो जाती है। अब आपको सीट आपके रैंक के हिसाब से मिलेगी, जितना ज्यादा बेहतर आपने मार्क्स स्कोर किया होगा उतनी जितनी अच्छी रैंक आई होगी उतनी अच्छी बेहतर कॉलेज में आपको सीट मिलेगी। जैसे कि सबसे टॉप रैंकर्स को एम्स में दिल्ली, बहुत अच्छे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, वो आप धीरे धीरे अपनी जर्नी में सीखोगे। अभी मैंने इस वीडियो में नीट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। आप चाहो तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, 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 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस वीडियो में मैंने नीट के बारे में हर एक डिटेल बेसिक लेवल पे जो भी 11th में आया है उसको बताने की कोशिश की। बाकी आपको नीट के रिलेटेड कोई भी और सवाल पूछना हो, और अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं साइंस एंड फन एजुकेशन पे जरूर बनाऊंगा। बाकी 11th क्लास के 1 शॉट्स आज चुके गए 11th 12th पे, और इस चैनल पे बाकी टीचर्स ने डालना शुरू कर दिया है। अपनी 11th 12th की पढ़ाई करो, और नीट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछने से हिचकिचाना मत। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं और आप नीट का एग्जाम कौन से साल में देने वाले हैं। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।